अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर से हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की है सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक पे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सिविल सर्वेंट किसको कहते हैं, कौन उसमें शामिल होते हैं, जो वर्ड सिविल है इसकी बेसिक रीजंस क्या हैं, एक गवर्नमेंट के ज़िम्मे कौन से बेसिक फंक्शंस होते हैं, कौन से एडिशनल फंक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट उनको किस तरह फंक्शंस को परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रेवेन्यू चाहिए होता है, उन रेवेन्यू की कलेक्शन किस तरह की जाती है, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाती है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी की। आज का लेक्चर हमारा प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में है। आज हम देखेंगे कि सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं, इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आते हैं। तो सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर को ज़रा हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। The following two categories of the services were maintained at the time of independence. आज़ादी के वक्त, आज़ादी से पहले ब्रिटिश जब यहाँ पे राज कर रहे थे तो उन्होंने दो सर्विसेज थी उनके पास, और उन्हीं को हमने नाम चेंज करके पाकिस्तान में नाफिज किया। एक थी ऑल पाकिस्तान सर्विसेज और दूसरी थी सेंट्रल सर्विसेज। इन दो को हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट किया। तो ऑल पाकिस्तान सर्विसेज जो थी उसकी फर्दर दो किस्में थी। पहली सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और दूसरी पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। अब जरा गौर करें, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान जिसको आज हम सीएसपी भी कहते हैं, सीएसपी ऑफिसर, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, तो ये बेसिकली कहाँ से आए थे? ये इंडियन सिविल सर्विस से आए थे, डिसेंडेंट ऑफ आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। पार्टीशन से पहले चूँकि ये पूरा इलाका एक यूनिट में था और इसका मुकम्मल नाम इंडिया था, तो यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विस के नाम से हमारे पास एक सिविल सर्विसेज होती थी। पार्टीशन के बाद हमने उसको सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया। और दूसरी साइड पे जो इंडियन पुलिस सर्विस थी हमारे पास हिस्टोरिकली, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, उनको हमने पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के नाम से यहाँ पे मेंटेन किया। इन दोनों की कलेक्शन को हमने कहा ऑल पाकिस्तान सर्विसेज, मतलब सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान प्लस पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान इज इक्वल टू ऑल पाकिस्तान सर्विसेज। The All Pakistan Services was descendant of All India Services. The All Pakistan Services was created in Pakistan. It comprised Civil Services of Pakistan and the Police Services of Pakistan, जैसा कि हमने अभी बात की। Officers of these services served under central as well as provincial governments. कि इन जो सिविल सर्विसेज के लोग थे ऑल पाकिस्तान सर्विसेज के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान का पहला कैपिटल कराची था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो फेडरल हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन दोनों के पास सर्व करते थे। ऑफिसर्स व्हेन सर्व्ड अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर कंट्रोल्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो लोग सूबाई हुकूमत के पास आ जाते थे उनको सूबाई हुकूमत कंट्रोल करती थी, बट द बेसिक कंट्रोल रिमेन्ड विद द सेंटर। लेकिन ऑफ कोर्स जो सेंट्रल जो उनका कंट्रोल था वो फेडरल गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता था। CSP, Civil Services of Pakistan. The CSP in Pakistan was the descendant of Indian Civil Services. पार्टीशन से पहले हमारे पास इंडियन सिविल सर्विसेज नाम का एक डिपार्टमेंट था। पार्टीशन के बाद हमने उसको सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट कंसिस्ट ऑफ, पार्टीशन के वक्त ये कौन इसमें आते थे आईसीएस में? फॉर्मर आईसीएस ऑफिसर्स। पार्टीशन के बाद हमारे पास जो सिविल सर्विसेज आए वो जो पहले आईसीएस में काम कर रहे थे। दूसरे ऑफिसर्स हु सर्व्ड इन वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू हमारे पास अभी रिसेंटली ख़त्म हुई थी, उसके बाद पार्टीशन हुई थी। तो वो लोग जिन्होंने वर्ल्ड वार टू में खिदमात सर अंजाम दी थी और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, उनको भी पार्टीशन के बाद फौरी तौर पे उनको सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में जगह दी गई। फिर फाइनेंस सर्विसेज ऑफिसर, फाइनेंस पे काम करने वाले कुछ लोग, और फिर फाइनली ऑफिसर सिलेक्टेड बाय कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस हेल्ड इन 49 एंड 50। 1949 और 1950 में जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हुए वहाँ से भी कुछ ऑफिसर्स आए। तो ये सारे ऑफिसर्स जितने भी आए इनको हमने सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में एडजस्ट किया, हम इनको CSP ऑफिसर्स कहते थे।
इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, पॉलिटिशियंस के साथ इन लोगों की भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस थी पाकिस्तान के साथ। उसमें हमारे पास एक बहुत फेमस हमारे एक CSP ऑफिसर्स हैं, कुदरतुल्ला शहाब, उनकी बहुत बेहतरीन एक किताब है शहाब नामा, आप उनको पढ़ें तो उस दौर के जो हमारे सिविल सर्विसेज के हालात हैं वो बहुत क्लियर तौर पे हमारे सामने आती हैं कि वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी थी, ऑफिस नहीं थे, टेंट्स के अंदर रह के काम किया गया, ऑफिस में स्टेशनरी की सख्त कमी थी, इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बेहतर तौर पे अपनी सर्विसेज परफॉर्म की। पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान कहाँ से आई? हमने इंडियन पुलिस सर्विसेज को, IPS को हमने PSP के नाम दिया। हमारे हिस्से में जो पुलिस आई, उनके जो ऑफिसर्स आए, उनको हमने पुलिस सर्विसेज का नाम दिया। At the time of partition, it consisted of those officers who opted for Pakistan. जब पार्टीशन हुई तो लोगों को ऑप्शन दी गई कि जो ऑफिसर्स पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं और जो इंडिया रहना चाहते हैं वो यहीं पे रह सकते हैं। तो जो लोगों ने ऑप्ट किया कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो यहाँ पे आके उनको पुलिस सर्विसेज में जगह दी गई। The posts held by PSP officers included Inspector General, Superintendents, Deputy Superintendents, Assistant Superintendents। तो इनकी बेसिक पोस्ट कौन सी थी? IG, इंस्पेक्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स, ये सारे बेसिकली PSP की पोस्ट थी। और दूसरी अहम बात, जो पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान था ये एक प्रोविंशियल इदारा था, ये सेंट्रल नहीं था, ये फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं था, ये चारों सूबों की अलग अलग थी। आप देखते हैं आज भी आप पाकिस्तान पुलिस नहीं है, पंजाब पुलिस है, दैट मीन्स पंजाब इज़ अ प्रोविंस। सिंध पुलिस है, सिंध इज़ अ प्रोविंस। KPK पुलिस एंड बलोचिस्तान पुलिस। तो तब भी ये एक प्रोविंशियल इदारा था, फेडरल इदारा नहीं था, और आज भी ये प्रोविंशियल इदारे हैं। तो पार्टीशन के साथ हमारे पास बेसिक एक सिविल सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ गया, लेकिन उसमें बेहतरी की ज़रूरत थी। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो ब्रिटिश ने बनाया था और यहाँ के वसाइल को लूटने के लिए और यहाँ के वसाइल को इंग्लैंड में शिफ्ट करने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना हरगिज़ नहीं था। पार्टीशन के बाद स्टेबिलिटी आने तक इसको समहाउ चलाया जाता रहा, लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई 1972 में, उसकी सिफारिशात सामने आई और उनकी बेस को इसको रीस्ट्रक्चर किया गया। This committee was appointed to study all aspects of the civil services and made the following recommendation based on careful observation। इन्होंने careful observations के बाद ये recommendations दी। कौन सी? All services and cadres should be merged into a uniform graded structure with equality of opportunity for all who enter services at any stage, based on the required professional and specialized competence necessary for the job। कि बेसिकली सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हों। ऐसे नहीं है कि कुछ लोग कुछ अर्सा पुलिस में सर्व करें, उसके बाद वो ऑडिट में चले जाएं, वहाँ से निकले वो कस्टम्स में चले जाएं। तो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होनी चाहिए। All classes among government servants would be abolished and replaced by a unified graded structure। जो क्लासेस बन चुकी थी कि ये फ़लाँ क्लास से है, ये फ़लाँ क्लास से है, ये फ़लाँ क्लास का होता है, उनको सबको ख़त्म कर दिया जाए। जितने भी गवर्नमेंट की पोस्ट हैं उन सबको ग्रेड्स के साथ अटैच किया जाए कि ये ग्रेड 1 है, ये ग्रेड 2 है, ये ग्रेड 10, 20 एंड 22, इनको सबको ग्रेड्स के अंदर सेट किया जाए। अ PM एट द बॉटम एंड अ सेक्रेटरी एट द टॉप। सबसे लोअर पोस्ट जो एक PM की होगी और हाईएस्ट पोस्ट एक सेक्रेटरी की होगी जो एक डिपार्टमेंट का हेड होगा। द करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ ईच पोस्ट विल बी डिटर्मिन्ड बाय जॉब एवेलुएशन। और किसी भी जॉब के साथ कौन सा ग्रेड अटैच होना है, एक टीचर है तो उसको कौन सा ग्रेड देना है, एक पुलिसमैन है तो उसको कौन सा ग्रेड देना है, ये कैसे कंफर्म होगा? जॉब एवेलुएशन की जाए, हर जॉब को एवेलुएट किया जाए और उसके मुताबिक उसके साथ उसका प्रॉपर ग्रेड अटैच किया जाए। There should be provision for entry into government services of talented individuals from private sector in such fields as banking और insurance। बैंकिंग और इंश्योरेंस दो ऐसी फील्ड थी जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा था। तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ने ये भी सिफारिशात दी कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के अंदर प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों के आने के लिए रास्ता खोला जाए। जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लोग, उनको उसी तरह हम गवर्नमेंट सेक्टर में ला सकें ताकि हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी बेहतर परफॉर्म कर सके। तो इन सिफारिशात की रोशनी में ये हमारे सामने कुछ ग्रुप्स आए, इनको हम ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स भी कहते हैं। आज जब लोग CSS क्लियर करते हैं तो उनके सामने ऑप्शंस होती हैं कि उन्होंने
इनमें से कौन सा ऑक्यूपेशनल ग्रुप चूज करना है, और जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप वो चूज करते हैं उसके बाद उनकी पूरी सर्विस उसी ग्रुप में रहती है और उसके मुताबिक उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये कौन से ग्रुप्स हैं? डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, डीएमजी, जो एक डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करता है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में कौन से लोग होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स, डीसीओ, डिप्टी कमिश्नर, डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, एसी। असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी लोग हैं। दूसरा ग्रुप पुलिस ग्रुप। पुलिस ग्रुप में हमारे पास कौन से लोग आते हैं? हमारे पास एडिशनल सुपरिटेंडेंट एएसपी, देन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी, देन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी। तो ये सारे लोग बेसिकली पुलिस ग्रुप से होते हैं। मीन्स कि इन्होंने भी सीएसएस किया होता है, लेकिन सीएसएस करने के बाद इन्होंने अपना ग्रुप पुलिस ग्रुप को चूज किया होता है। देन कम्स इनकम टैक्स ग्रुप। सीएसएस करने के बाद लोगों के पास ऑप्शन होती है कि वो इनकम टैक्स ग्रुप को ज्वाइन करें। देन कस्टम्स एंड एक्साइज ग्रुप, जिन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ और एक्साइज ड्यूटीज़ कलेक्ट करनी होती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो डिपार्टमेंट का अलग से ग्रुप है। फिर अकाउंट्स का ग्रुप है, इंफॉर्मेशन का ग्रुप है, पोस्टल ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है। ये यहाँ पे ग्रुप्स हैं जिनको लोग सीएसएस के बाद ऑप्ट कर सकते हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर फॉरेन अफेयर्स ग्रुप, जहाँ से हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज या फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिन लोगों ने ऑफिस को चलाना होता है। मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप, रेलवेज सेक्रेटेरिएट ग्रुप, ट्राइबल एरियाज ग्रुप एंड इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर्स ग्रुप। तो ये सारे के सारे बेसिकली वो ग्रुप्स हैं, 15 ग्रुप्स हैं जो सीएसएस करने के बाद लोग ऑप्ट करते हैं और फिर इन ग्रुप्स के साथ वो बाकी सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट इन पाकिस्तान। सिविल सर्विस जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट किस तरह की जाती है? द क्राइटेरिया ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज आर, कौन सा क्राइटेरियाज है? बेस्ड ऑन प्योर मेरिट, सबसे पहली और सबसे अहम बात कि प्योरली मेरिट की बेस पे सिलेक्शन की जाती है। ऑल पोस्ट मस्ट बी एडवर्टाइज बिफोर सिलेक्शन। दूसरी अहम तरीन बात कि जो भी पोस्ट वेकेंट होगी उसको प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फिल किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि लोगों को बताया ही ना जाए और किसी भी शख्स को ऑब्लाइज किया जाए या उसको बैक डोर से उसको रास्ता दे दिया जाए। बाकी कुछ लोग जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे उनको उस पोस्ट का पता ही ना चले, ऐसे नहीं होगा। जो भी पोस्ट वेकेंट होगी उसको प्रॉपरली एडवर्टाइज किया जाएगा और एडवर्टीजमेंट के बाद ही प्रॉपरली हम उसको उस पोस्ट को फिल करेंगे। असेसमेंट इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन बोर्ड्स, सिलेक्शन कमेटीज। लोगों के टेस्ट, उनके इंटरव्यूज को किस तरह असेसमेंट की जाएगी? सिलेक्शन बोर्ड्स के ज़रिए। सिलेक्शन बोर्ड्स बनाए जाएंगे ग्रेड 17 एंड अबव के लिए, और इससे नीचे की जो पोस्ट है उनके लिए सिलेक्शन कमेटीज बनाई जाएंगी। देन ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू एवरी प्रोविंस इज गिवन। हर सूबे को उसका जो जायज़ हिस्सा है आबादी के हिसाब से वो मिलेगा। से रेलवे डिपार्टमेंट में 50 सीट्स वेकेंट है। अब रेलवे एक फेडरल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे पाकिस्तान के चारों सूबों से लोग आएंगे, तो हर सूबे की जितनी आबादी है उसको उस रेशो से सीट्स एलोकेट की जाएंगी आबादी की बुनियाद पे। और अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ कौन है? क्योंकि हमने देखा कि सारी जॉब्स को एक एक ग्रेड असाइन कर दिया गया, टोटल 22 ग्रेड है। तो ग्रेड 20 एंड अबव, ग्रेड 20, 21 और 22 वाले लोगों को अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, कौन उनको अपॉइंट करेगा? वो प्रेसिडेंट की तरफ से अपॉइंट होंगे। ऑफ कोर्स उसके नीचे एक सिलेक्शन कमेटी, एक सर्च कमेटी या एक सिलेक्शन बोर्ड तो बनाया जाएगा, वो उनको टेस्ट करेगा, इंटरव्यू करेगा, उनकी सिलेक्शन और फाइनल रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को पेश की जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से उनकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू किए जाएंगे ग्रेड 20 एंड अबव के। और ग्रेड 17 टू 19, ग्रेड 17 से 19 तक वाले लोगों को एस्टेब्लिशमेंट, जो हमारा प्रॉपर एक सेक्रेटेरिएट होगा। उसके बाद ग्रेड 3 टू 16 मिनिस्ट्री, और ग्रेड 1 एंड 2 हेड ऑफिस। तो ये हमारी एक अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ की एक तरतीब दी गई जिसके मुताबिक लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। That's all for today's lecture. I hope you enjoyed our lecture. Thank you.
अल्लाह हाफिज़।